जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जिसके ऊपर गुरु जी का हाथ है उसे कोई दुख कैसे हो सकता है। थोड़े वक्त के लिए जीवन में कष्ट जरूर आते हैं पर गुरु जी उसको संभाल लेते हैं। पर हम ये सोचते हैं कि गुरु जी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, पर इसका उल्टा होता है, आपको पता नहीं चलता है। जब सब ठीक होता है, इसलिए थोड़ा सब्र रखें, आपका भी नंबर चल जाएगा। जय गुरु जी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ भारत भूषण चौधरी अंकल जी का है और अंकल जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी की कृपा अंकल जी के जीवन में बरसी है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी और आज का सत्संग आप सबके लिए सुनना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है इस सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया, जब मेरे 22 वर्षीय पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ अधिकृत लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। वह कद 2 वर्ष से पीठ शोक से पीड़ित था। पिछले 10 माह से बिस्तर पे था और उसे हिलने डुलने और बैठने में अति वेदना होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोहना के साथ के सब बड़े विशेषज्ञों और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त जोशियों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या नहीं है, उसका भविष्य अति उज्ज्वल है। फिर दिसंबर 99 में मेरे बड़े भ्राताश्री शिव कुमार चौधरी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पाल के घर पर गुरुजी के दर्शन किए। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 महीने के उपरांत मेरा पुत्र शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा रहा। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। हमने वही किया। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पुत्र के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है और ताम्र लोटा लाने को कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया और वह अधिकृत लेखापाल बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भेजा गया है। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी, पर 1 अगस्त से उसे मियादी ज्वर ने घेर लिया। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ करी। वह उसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे चिकित्सालय जाने से पूर्व घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी ज्वर कम नहीं हो रहा था। 24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी पत्नी के संगत में ना आने के बारे में प्रश्न किया तो मैंने उन्हें बताया कि वह रोग से ग्रस्त बेटी की देखभाल में लगी हुई है। गुरुजी ने कहा कि वह उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों से एक फूल माला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे एक बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान करना है। अगले दिन प्रातः मेरी बेटी ने वैसा ही किया और उसका तापमान एकदम गिरकर 98.5 हो गया। पिछली रात्रि को 101 था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान में गिरावट देकर अचंभित रह गए। 4-5 दिन में मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा करी और उनके भक्त हो गए। मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी दूतावास भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सक विद्यार्थियों को वीज़ा सरलता से नहीं देता था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती करी जिससे वह वहां जाकर अपना स्वप्न साकार कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे अनुग्रह करता रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर, जिसे किसी ने नहीं देखा। दूसरे माता पिता, जो अभी संसार में नहीं है। और तीसरे गुरुजी, जो आपसे आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वह ही मेरी पहुंच में है। गुरुजी ने कल्याण हो गया कहकर उत्तर दिया और मुझे अपने भांजे को वीज़ा के लिए अमेरिकी दूतावास भेजने को कहा। हम चकित रह गए जब अमेरिकी दूतावास में वीज़ा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे। यद्यपि दूसरे आवेदकों में 45 से 50 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीज़ा मना कर दिया जाता था, उससे सहजता से वीज़ा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आया करते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की संध्या को हमने केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम नष्ट कर दिया था। उस दिन रात्रि को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य अनुयायियों के साथ रुकने के लिए कहा। आधे घंटे बाद गुरुजी ने अपने भक्त एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपने पदोन्नति होने पर दावत कर रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें पेड़ प्रस्तुत किए गए। मैं और मेरे मित्र गुरुजी की उपस्थिति में यह लेने में हिचकिचा रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दोपहर को तुम्हें शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात करा था,
अब यहाँ पर मैं प्रसन्नचित होकर जितना चाहूँ पी सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर गया और मात्र इतना ही कह पाया कि आप अंतर्यामी हैं। मेरा वाहन चालक सुरेश धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा, पर वह समस्त भद्रजनों की उपस्थिति के कारण झिझक रहा था। संगत के उपरांत में किसी को भी विदा करने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन गया था। 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग पर मुड़ रही थी तो मैंने गुरुजी को वहाँ पर कुछ अनुयायियों के साथ देखा। मैंने सुरेश को रुकने को कहा और हम दोनों ने उतरकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले कि मेरी इच्छा अपने वाहन चालक को उनके दर्शन कराने की थी, इसलिए वे आए थे। मेरे पास उनको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं थे। मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ असाधारण सूजन थी और हमें भय था कि वे कैंसर ना हो। गुरुजी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता ना करें और उसकी चिकित्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करवाएं। मेरे एक संबंधी जो शल्य चिकित्सक हैं ने वहाँ पर डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर शर्मा गुरुजी के अनुयायी हैं और उनके कृपा पात्र हैं। उस दिन संध्या को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उसकी शल्य चिकित्सा करेंगे। गुरुजी के कथन अनुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उनकी शल्य क्रिया करी और अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए प्रत्येक अनुयायी को सब प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। उनकी दृष्टि में इस संसार के सब प्राणी सब एक समान हैं। शिव ने गुरुजी को इस संसार में हम सबके जीवन की यातनाओं और कष्टों से मुक्त करने के लिए भेजा है। गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का मंत्र दिया है। मैं उसमें ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उसका संशोधन करना चाहूँगा। जय गुरुजी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है संघर्ष से सफलता की कहानी। कहते हैं बुरे वक्त की एक खासियत ये होती है कि वो हमें अच्छे वक्त की अहमियत सिखा देता है। ये कहानी है J.K. रोलिंग की। J.K. रोलिंग एक ब्रिटिश ऑथर, फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं। रोलिंग अपनी हैरी पॉटर नॉवल सीरीज़ के लिए बहुत फेमस है। J.K. रोलिंग को बचपन से ही फैंटेसी स्टोरीज पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। 1990 में रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडिया उस वक्त आया जब वो ट्रेन से मैनचेस्टर टू लंदन जा रही थी। उसके बाद उन्होंने हैरी पॉटर नावल लिखना शुरू किया। उस वक्त J.K. रोलिंग 25 साल की थी और ये बात उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं बताई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हैरी पॉटर लिखने के 6 महीने बाद ही उनकी माँ की डेथ हो गई। उस वक्त तक उन्होंने हैरी पॉटर के सिर्फ 3 चैप्टर ही लिखे थे। अपनी माँ की डेथ के बाद रोलिंग एक नई शुरुआत के लिए पुर्तगाल चली गई। वहाँ जाकर वो इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने लगी। कुछ समय बाद J.K. रोलिंग ने एक पुर्तगाली जर्नलिस्ट से शादी कर ली और उनकी एक बच्ची हुई। इन सब के बाद भी उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आई और कुछ ही समय बाद उनका रिश्ता टूट गया और डिवोर्स हो गया और कुछ ही समय बाद उनकी जॉब भी चली गई, जिसकी वजह से रोलिंग डिप्रेशन में रहने लगी। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो वापस अपने देश आ गई और उन्होंने अपनी नावल को पूरा करने का फैसला लिया। उस वक्त J.K. रोलिंग गवर्नमेंट द्वारा मिलने वाली अनएम्प्लॉयमेंट मनी से अपना और अपनी बेटी का खर्च चलाती और जब भी उन्हें टाइम मिलता वो कैफ़े में बैठकर अपनी नावल लिखा करती थी। 95 में J.K. रोलिंग ने अपनी पहली बुक को पूरा किया और अब वक्त था उस बुक को पब्लिश करने का, लेकिन यहाँ भी उनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ही 12 पब्लिशिंग हाउस ने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक उम्मीद के साथ रोलिंग अपनी नावल पब्लिशर्स को भेजती रही। 97 में ब्लूम्सबरी के चेयरमैन की 8 साल की बेटी ने हैरी पॉटर नावल पर इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से ब्लूम्सबरी के चेयरमैन ने उस बुक को छापने का फैसला किया और रोलिंग को कुछ पैसे भी दिए। रोलिंग की पहली नावल हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन ने बच्चों और बड़ों सभी तरह के ऑडियंस को बहुत आकर्षित किया, जिसके बाद स्कॉटिश आर्ट काउंसिल ने उन पूरी सीरीज़ लिखने के लिए ग्रांट दी और उसके बाद उनकी 6 नावल और आई। सभी ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की, जिनकी वजह से रोलिंग वर्ल्ड बेस्ट राइटर में शुमार हुई और उनकी गिनती वर्ल्ड के मोस्ट रिच एंड इन्फ्लुएंस पेपर में होने लगी और आज के समय में हैरी पॉटर ग्लोबली के बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसकी नेट वैल्यू 15 बिलियंस की है। J.K. रोलिंग अब एक रिच और फेमस ऑथर बन चुकी हैं। अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो सामाजिक काम और लोगों की मदद के लिए दान करती हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हों तो उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, J.K. रोलिंग की कहानी हमें ये बताती है कि हमें अपने पैशन और सपनों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी की लाइफ में बुरा वक्त एक ना एक बार ज़रूर आता है और जो लोग उस बुरे वक्त पर भी खुद पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर सक्सेसफुल भी होते हैं। दोस्तों, आपको J.K. रोलिंग से सेक्स स्टोरी की प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
ऐसे ही संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानियों से प्रेरणा लेने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।